1980 झांग हुआन एकांत से बाहर है। इस ओल्ड मास्टर की पुष्टि सुनकर बाईफेंग अवाक रह गई। अगर वे इसे इस तरह रखते हैं तो सब कुछ सही समझ में आता है। यंग मिस्ट्रेस झांग जुवान को चुनौती देने के इरादे से चली गई थी, लेकिन किसी तरह उसने स्वेच्छा से झांग जुवान के साथ काम करना शुरू कर दिया था। लौटने के बाद वह किसी तरह IM लो प्रोफाइल की तलवारबाजी सीखने में कामयाब रही और उसकी चालों का उपयोग करते हुए वह सभी मुख्य शिष्यों पर हावी हो गई। पीछे मुड़कर देखें तो यह वास्तव में संदेहास्पद था कि कैसे झांग जुवान के पास ऐसी दवा थी जो पुराने मास्टर का इलाज करने में सक्षम थी। इसके अलावा उसे आरोही बादल तलवार मंडप में प्रवेश किए हुए अभी एक दिन ही हुआ था, फिर भी वह किसी तरह देवताओं की तलवार के इरादे को समझने और सभी आंतरिक शिष्यों को चुनौती देने में कामयाब रहा। इसके बारे में अधिक सोचने पर सभी सुराग वास्तव में झांग जुवान की ओर इशारा कर रहे थे। वे चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकते थे। चलो निष्कर्ष पर जल्दी मत करो। हमें अभी भी यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि यह वास्तव में वह है या नहीं, एल्डबाई ये ने कहा। मैं खुद उसका परीक्षण करूंगा। हाँ, ओल्ड मास्टर, बाई फैंग ने जवाब दिया। चूंकि वे दोनों इस पूरे समय में जेन की टेलीपैथी के माध्यम से संवाद कर रहे थे, उनसे पहले का बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों के बीच हुए आदान प्रदान से अनजान था। क्या आप इस मामले में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं? यह देखकर कि वे कैसे उसकी उपेक्षा कर रहे थे, बूढ़ा इतना क्रोधित था कि वह मौके पर ही फट सकता था। बिल्कुल नहीं, हम अभी देखने के लिए वहां जाएंगे। एल्डबाई ने बाईफैंग को मुख्य शिष्यों के 2 ईथर टोकन लाने का निर्देश दिया और अपनी चेतना को उसमें डुबोते हुए उन्होंने बाईफैंग के साथ तेजी से ईथर हॉल में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्होंने तेजी से अपना भेष बदल लिया ताकि बाहरी लोगों को पता न चल सके। उसी क्षण द्वंद्व स्थान पहले ही निजी कमरों से सार्वजनिक रिंग में बदल चुका था। कई प्रमुख शिष्यों को बाई रुवानिकी की लगातार सफल चुनौतियों के बारे में खबर मिली थी, इसलिए उनमें से अधिक लोग द्वंद्वयुद्ध के दौर में इकट्ठा हो रहे थे। इस समय वहां पहले से ही दर्जनों लोग मौजूद थे। उनके नाम थोड़े अपरिचित थे, शायद इसलिए कि उन्होंने अपने अतिरिक्त ईथर टोकन का इस्तेमाल किया था ताकि कोई यह नहीं बता सके कि कौन था। द्वंद्व युद्ध रिंग में बाई रुआकिंग वर्तमान में 5वें स्थान पर मो जियानेग्युन के साथ वार कर रही थी। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, मो जियानेग्युन एक महिला शिष्या थी, लेकिन बाई रुआकिंग के विपरीत उनका शरीर विशाल था जो अधिकांश पुरुषों पर हावी था। इसके अलावा उसने खुद को साफ सुथरा रखने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी उपस्थिति अक्सर बेदाग रही। अगर किसी ने उसका नाम नहीं सुना तो कोई उसे सिर्फ एक पुरुष समझ सकता है। यह केवल उसके रूप रंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसकी तलवारबाजी तक भी सीमित था। सामान्य रूप से सुंदर और नाजुक तलवारबाजी के विपरीत, जिसे ज्यादातर महिला तलवार चलाने वालों ने चुना था, उसकी तलवारबाजी बेहद क्रूर थी, लगभग एक कुल्हाड़ी की हैक की याद ताज़ा करती थी। चलो शुरू करें। जैसे ही वे स्थिति में आए, मो जियानेग्युन को शब्दों पर समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी तलवार को जबरदस्ती झुलाते हुए टैंक की तरह आगे की ओर दौड़ी। उसकी तलवार अधिकांश तलवार चलाने वालों से भिन्न थी। यह 7 लंबा खड़ा था, यह अजीब तरह से विशाल था। सोनिक बूम इसके आंदोलनों के साथ गूंजते थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देगा। बाई रुआकिंग सीधे मुठभेड़ में मो जियानेग्युन का सामना करने से बेहतर जानती थी। उसने निर्णायक रूप से अपनी तलवार को बाहर की ओर उछालने से पहले एक क्षैतिज स्लैश के साथ मो जियानेग्युन के पहले हमले को कुशलता से हटा दिया। वह मूल रूप से तलवार की टॉस पर सब कुछ दांव पर लगा रही थी। यह उसकी 2 सबसे मजबूत चालों में से एक थी। वह जानती थी कि उसकी अन्य तलवार कलाएं शीर्ष 5 मुख्य शिष्यों के विरुद्ध काम नहीं करेगी। यदि कुछ भी हो, तो यह संभावना थी कि दूसरी पार्टी उस तलवारबाजी में खुलेपन का फायदा उठाकर उसे घेर लेगी। नतीजतन, वह जानती थी कि उसके पास शुरू से ही अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे, वह कदम मेरे खिलाफ बेकार है, मो जियानेग्युन ने कहा और उसने तेजी से अपनी तलवार ऊपर की ओर घुमाई। डांग लैंग, आने वाली तलवार को हटा दिया गया। चकित, बाई रुआकिंग जल्दी से पीछे हट गई। शीर्ष 5 में से एक विशेषज्ञ की अपेक्षा के अनुरूप, उनमें से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के ट्रम्प कार्ड थे। वह सीनियर अंकल झांग की तलवारबाजी की बुनियादी बातें सीखकर उन्हें हराने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। उल्लेख नहीं करने के लिए, दूसरे पक्ष ने उसकी पिछली लड़ाइयों को देखा था और जानता था कि वह केवल उन 2 चालों में सक्षम थी। स्वाभाविक रूप से, दूसरे पक्ष के लिए सावधानी बरतना बहुत आसान था।
यदि आप में हिम्मत है, तो आप यहाँ एक पल का इंतजार क्यों नहीं करते? मैं एक पल में आपसे लड़ने के लिए वापस आऊंगा। यह देखते हुए कि उसके लिए मो जियानग्युन को केवल 2 चालों से हराना असंभव था, बाई रुआकिंग ने एक रणनीतिक वापसी करने का फैसला किया। जो है सामने रखो। जब भी आप किसी लड़ाई को चुनना चाहेंगे, मैं यहाँ रहूंगा। मो जियानग्युन हंसते हुए दहाड़ उठा। उसने सुना था कि पहले क्या हुआ था, और वह जानती थी कि बाई रुआकिंग सिर्फ मजाक नहीं कर रही थी। वो यह देखने के लिए उत्सुक थी कि बाई रुआकिंग कुछ ही मिनटों में एक बार फिर क्या कर पाएगी। बाई रुआकिंग ने हल्के टुकड़ों में बिखरने से पहले अपनी मुट्ठी मो जियानग्युन की ओर पकड़ ली। अगले ही पल, वो पहले से ही झांग शुवान के आवास पर वापस आ गई थी। जूनियर शियाओटियन, मुझे 2 और चालें सिखाओ। बाई रुआकिंग जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, चिल्लाए, लेकिन अगले ही पल, उसने एक आकृति देखी, जिससे उसका चेहरा तुरंत अजीब से उखड़ गया। वरिष्ठ चाचा झांग। वह आंकड़ा कोई और नहीं बल्कि झांग शुवान था। स्वर्गीय छद्ममर के लिए अपनी साधना को उन्नत करने के बाद, उन्होंने अंततः अपने क्षणिक एकांत को समाप्त कर लिया था। यहाँ क्या चल रहा है? झांग शुवान ने झुंझलाहट के साथ पूछा। यह महिला अपने आवास में क्यों थी? उल्लेख नहीं करने के लिए, वह डैन शियाओटियन से उसे तलवार चलाने के लिए भी कह रही थी। वरिष्ठ अंकल झांग, मैं मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में दूसरों को चुनौती देने के लिए आपकी तलवारबाजी का उपयोग कर रहा हूँ। अपने गालों पर एक लाल रंग के साथ, बाई रुआकिंग ने जल्दी से झांग जुवान को विवरण में भर दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद, झांग शुवान ने जो पहला सवाल पूछा, वह इस प्रकार था। क्या आपने लड़ाई पर दांव लगाया? आह, मैंने नहीं। बाई रुआकिंग उस अचानक सवाल से हैरान थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मैं उस तलवारबाजी का उपयोग कर रहा हूँ जो आपने मुझे दूसरों के साथ लड़ना सिखाया था। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या मैंने लड़ाई पर दांव लगाया है? उसने पाया कि वह पूरी तरह से झांग जुबान के विचारों की ट्रेन के साथ चलने में असमर्थ थी। अगर दांव पर कुछ नहीं है, तो लड़ने के लिए क्या है? झांग शुवान के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह बाई रुआकिंग की मूर्खता से अधिक निराश नहीं हो सकता था। वह एक और हत्या अर्जित करने के लिए मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में घुसने का अवसर खोजने के बारे में सोच रहा था। आखिर वह इतना भोला नहीं था कि यह सोचे कि उसने जो तलवार मंडप के सिक्के कमाए थे, वह उसके लिए उच्च अमर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा। कौन जान सकता था कि यह औरत कुछ इतना बेकार कर देगी कि बदले में बिना कुछ कमाए लड़ाई लड़ेगी। क्या आप एक चैरिटी चला रहे हैं? क्या आपके पास इतना अधिक समय है कि आप व्यर्थ के कार्यों में इधर उधर भागें? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान के चेहरे पर निराशा के भाव को देखकर, बाई रुआकिंग ने अचानक खुद को पूरी तरह से अवाक पाया। हर समय उसने सोचा था कि आई एम लो प्रोफाइल एक लो प्रोफाइल विशेषज्ञ है, जिसने प्रसिद्धि और महिमा के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। मैं उन्हें चुनौती देने का कारण अपनी तलवारबाजी साबित करना है। फिर भी किसी तरह आप ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे कि मैं मूर्खतापूर्वक उनके पैसे लूटने का एक आदर्श अवसर खो रहा हूँ। क्या मुझे 3 ग्रैंड एल्ड में से एक की पोती को दूसरों के पैसे लूटने की जरूरत होगी? इस तथ्य से बेखबर कि उनकी दिव्य छवि इस समय ढह रही थी, झांग हुआन ने पूछना जारी रखा, क्या आपके पास कोई मुख्य शिष्य ईथर टोकन बचा है? मुझे एक दो, मैं उन्हें चुनौती देने के लिए आगे बढ़ूंगा। मुख्य शिष्यों को बल्कि धनी होना चाहिए, है ना? उन्होंने महसूस किया कि पहले कुछ मामलों को स्पष्ट करें ताकि बाद में परिणामों से वे बहुत निराश न हों। वाह हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बाई रुआकिंग अपने चेहरे को पकड़कर नहीं रह सकी। कहा जा रहा है कि आरोही बादल तलवार मंडप में अधिकांश मुख्य शिष्य वास्तव में बल्कि धनी थे। यह देखते हुए कि उनमें से सबसे कमजोर भी छद्म क्षेत्र में था, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे आंतरिक शिष्यों की संपत्ति की तुलना उनके साथ शुरू हो सके। अच्छा, मेरा ईथर टोकन कहाँ है? झांग हुआन ने अपना हाथ बढ़ाया। यहाँ तक सबसे कमजोर कोर शिष्य एक कम छद्म है। दूसरे शब्दों में, एक सख्त सीमा है कि केवल वे ही जो छद्म क्षेत्र में पहुंच गए हैं, वे ईथर हॉल तक पहुंचने में सक्षम हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आंतरिक शिष्य किसी भी मौके से अंदर घुसने में सक्षम न हो, बाई रुआकिंग ने झिझकते हुए कहा। जब उसने 4 घंटे पहले झांग हुआन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वह केवल डायमेंशन शटरा दायरे की समाप्ति पर थी। यह स्पष्ट था कि उनकी साधना अभी भी मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में प्रवेश करने के लिए अपर्याप्त थी। यह बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। मैंने पहले ही एक सफलता हासिल कर ली है, झांग शुवान ने अपनी आभा के एक संकेत को बाहर निकलने की अनुमति देते हुए कहा। स्वर्गीय छद्म बाई रुआकिंग मौके पर ही लगभग बेहोश हो गई।
वह बेहद निश्चित थी कि दूसरी पार्टी केवल डायमेंशन शटरा दायरे की समाप्ति पर थी जब उसने उससे पहले लड़ाई लड़ी थी। फिर भी केवल 4 छोटे घंटों में वह वास्तव में एक संपूर्ण साधना क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गया था। क्या पवित्र गाय है! एक गोली का दीवाना भी इतनी तेजी से अपनी खेती को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अद्भुत! काओ चेंगली ने बड़बड़ाया और उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। डैन शियाओटियन ने भी अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ ली। वे जानते थे कि झांग जुबान बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इतना दुर्जेय होगा। यंग मास्टर की अविश्वसनीय ताकत और बेहतर तलवारबाजी को देखते हुए वह निश्चित रूप से उस आईएम लो प्रोफाइल मूर्ख को आसानी से हराने में सक्षम होगा। काओ चेंगली ने आंदोलन में कहा। पिछले कुछ घंटों में वह दूसरों को इस बारे में बात करते हुए सुनता रहा कि आईएम लो प्रोफाइल कितना शक्तिशाली है, लेकिन आईएम लो प्रोफाइल कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह युवा मास्टर से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? देखिए कि कैसे हमारे युवा गुरु एक दिन के भीतर डायमेंशन शटरा दायरे की समाप्ति से स्वर्गीय छद्म अमर तक उन्नत हुए। क्या आरोही बादल तलवार मंडप में कोई है जो इस उपलब्धि से मेल खा सकता है? लेकिन काओ चेंगली के उन शब्दों के कहने के बमुश्किल, उसने अचानक अपने सिर के पिछले हिस्से पर एक और दर्दनाक स्मैक महसूस की। उसने गुस्से में अपना सिर घुमाया, केवल युवा गुरु के ज्वलंत चेहरे को उसकी ओर देखते हुए देखा। मैंने आपको पहले अपने दाहिने पैर के साथ निवास में कदम रखते हुए देखा था। तुमने मेरे नियम तोड़े, इसलिए तुम सजा के पात्र हो। लेकिन आपने कहा था कि मैं अपने बाएं पैर से भी कदम नहीं उठा सकता। मुझे आवास में कैसे प्रवेश करना चाहिए? काओ चेंगली लगभग घोर आक्रोश से फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सही जवाब ही नहीं था। चलिए चलते हैं। उस मोटी खोपड़ी वासनापूर्ण डाकू पर ध्यान न देते हुए झांग शुआन बाई रुवानिकी के साथ एक कमरे में चला गया। अपनी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ उसने अपने खून की एक बूंद को जेट टोकन में डाल दिया। उसकी चेतना वास्तविकता से फीकी पड़ गई और अगले ही पल वह मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में खड़ा था। मैंने पहले आई एम लो प्रोफाइल उपनाम के साथ बहुत बड़ा उपद्रव किया था, इसलिए आरोही बादल तलवार मंडप निश्चित रूप से उस नाम के लिए कड़ी नजर रखेगा। इस प्रकार मुझे इसे फिर से उपयोग करने से बचना चाहिए। झांग शुआन गहरे विचार में पड़ गया। यह देखते हुए कि भीतर के प्राचीन उसकी तलाश में थे, वह फिर से उस नाम का उपयोग नहीं कर सका। इस प्रकार उन्हें अपने लिए एक नया उपयुक्त उपनाम खोजना पड़ा। एक अच्छा उपनाम खोजना निश्चित रूप से कठिन है। चूंकि मैं लो प्रोफाइल का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसके बजाय बस अपनी अन्य खूबियां ढूंढनी होंगी। झांग जुआन ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वह अंत में सकारात्मक रूप से सिर हिलाए। मुझे लगता है कि मुझे बस खुद को आई एम वेरी हैंडसम कहना चाहिए। यह लो प्रोफाइल नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम यह ईमानदार है। वह इस नए नाम से काफी संतुष्ट था जिस पर उसने इतना विचार किया था। बेशक उनके दिमाग में आई एम लो प्रोफाइल को कोई मात नहीं दे सकता था। यही वह नाम था जिसने उनके आदर्शों और सपनों को पूरी तरह से मूर्त रूप दिया। फिर भी आई एम वेरी हैंडसम अभी भी कुछ हद तक उसके स्वभाव को पकड़ने में सक्षम था, इसलिए यह उसे स्वीकार्य था। दूसरी ओर यह देखकर कि उसके वरिष्ठ चाचा खुद के लिए आए थे, बाई रुआकिंग ने उस दिन 15वीं बार अपना चेहरा पकड़ लिया। भाई, क्या आप कुछ ऐसा सुझा सकते हैं जो थोड़ा अधिक सुखद और विनम्र लगे? ऐसा लगता है कि इस तरह के उपनाम वाले किसी व्यक्ति के बगल में किसी तरह का अपमान खेल चल रहा है। अपने चेहरे पर एक अजीब और परस्पर विरोधी नजर के साथ बाई रुआकिंग आई एम वेरी हैंडसम के साथ ड्यूलिंग रिंग की ओर चल पड़ी। चलते हुए बाई रुवानिकिंग ने झांग शुआन को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। मैं अभी मो जियानेग्युन के साथ लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? वह बिना कुछ सीखे ही वापस आ गई थी, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मैच के नतीजे में कोई अंतर आए। सरल, आपको अभी क्या करना है, उसके साथ एक शर्त लगाएं जहां हारने वाले को अपने सभी तलवार मंडप के सिक्के विजेता को देने होंगे। उसके बाद मैं आपको द्वंद्व युद्ध के दौरान कुछ मार्गदर्शन दूंगा ताकि आप आसानी से जीत हासिल कर सकें। झांग हुआ ने टेलीपैथिक रूप से उत्तर दिया। द्वंद्व युद्ध के दौरान बाई रुआकी के होंठ अविश्वास से कांप गए। युद्ध की स्थिति हमेशा बदल रही थी, जैसे कि हर निर्णय तुरंत करना पड़ता था। क्या केवल द्वंद्व के दौरान उसका मार्गदर्शन देने में बहुत देर नहीं होगी? उसके दादा के कैलिबर का एक विशेषज्ञ भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बड़े चाचा को इतना यकीन कैसे हो सकता है कि वह ऐसा कर पाएगा? अगर यह सिर्फ एक साधारण लड़ाई होती,
तो उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आखिरकार द्वंद्व युद्ध में उसे कई बार मारा गया था। हालांकि उस शर्त के साथ यह पूरी तरह से अलग होगा। उसे दिवालिया होने की कोई इच्छा नहीं थी। वास्तव में झांग हुआ ने सिर हिलाया। जाओ, तुम हारोगे नहीं। तो ठीक है। बाई रुआंकी को यकीन नहीं था कि झांग शुआन की बातों पर ध्यान देना सही फैसला था, लेकिन आखिरकार उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। भारी मन से वह द्वंद्व युद्ध की अंगूठी तक वापस चली गई। चूंकि आप वापस आ गए हैं, चलो हमारे द्वंद्व को फिर से शुरू करें। मो जियानेग्युन ने जवाब दिया और उसने एक जोरदार चीख के साथ अपनी तलवार उठाई। एक पल इंतजार करें। यहाँ तक अपना सिर घुमाए बिना बाई रुआंकिंग उस भेदी चकाचौंध को महसूस कर सकती थी जो झांग जुआन उस पर गोली मार रही थी। ऐसा लगभग लगा था कि अगर वह शर्त लगाने में विफल रही तो वह उसे जीवित कर देगा। इस प्रकार उसने यह कहने से पहले एक पल के लिए अपने होठों को कसकर साफ किया, चूंकि हम एक द्वंद्व युद्ध करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा यदि हम एक शर्त के साथ चीजों को मसाला दें। एक शर्त? मो जियानेग्युन ने मुंह फेर लिया। वास्तव में, अगर मैं जीत जाता हूँ, तो आपको अपने सभी तलवार मंडप के सिक्के मुझे देने होंगे। दूसरी ओर, अगर मैं हार गया, तो मैं आपको अपने सभी तलवार मंडप के सिक्के दे दूंगा। जैसे ही बाई रुआंकिंग ने उन शब्दों को कहा, उसका चेहरा जितना लाल हो सकता था उतना लाल हो गया। उसने अपने वरिष्ठ अंकल के शब्दों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी उन शब्दों को जोर से कहना कितना शर्मनाक लगा। आप चाहते हैं कि मैं अपना सारा पैसा दांव पर लगा दूं? मो जियानेग्युन ने अपनी आंखें चौड़ी की। क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो? हाँ हाँ, बाई रुआंकिंग ने अपनी त्वचा को मोटा कर लिया। बिल्कुल यही है। बूढ़ा आदमी पहले एल्डर बाई ये और बाई फैन के साथ ईथर हॉल में आया था। इस क्षण वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एल्डर बाई ये को एक झटके में देखा। आपकी पोती, क्या वह बहुत गरीब होने से पागल हो गई है? एक एल्डर बाई ये भी दंग रह गई। इतने सारे लोगों के सामने एक द्वंद्व युद्ध पर जुआ खेलने के लिए। क्या यह वास्तव में आज्ञाकारी और पुत्री पोती थी जिसे वह जानता था? 1.33 मीटर।